गुरुकुल विद टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार। अभी तक हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन 10th क्लास बायोलॉजी में जैव प्रक्रम का देख चुके थे। आज हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग से अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थोड़ा सा व्यू बढ़ा दें, लाइक बढ़ा दें, हम लोग को भी थोड़ा अच्छा लगता है। हम लोग अभी 50 क्वेश्चन टोटल कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि 51 क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। यानी कि बाष्पोत्सर्जन इंसान में तो होता नहीं है, ये जब होगा जब पौधा में होगा। और पौधे के किस भाग से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है, तो जड़ से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होता है। जड़ तो जमीन के नीचे रहेगा, तो वहां तो बाष्पोत्सर्जन के कोई काम ही नहीं है, ये काम खत्म हो गया। तना से भी नहीं होता है, याद रखना। फूल से भी नहीं होता है, फूल प्रजनन के काम करता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, आप ये बताइए पौधा में जनन के काम कौन करता है। तो पौधा में जनन के काम कौन करेगा, फूल करेगा। कौन करेगा, फूल। आपसे पूछता है, याद रखना, तना के काम कुछ और है, जड़ के काम कुछ और है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है वो कौन करता है, तो पत्ती करता है। तो याद रखना, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त में उपस्थित यूरिन सामान्यतः कितने मात्रा में होता है। तो मानव रक्त में जो यूरिन होते हैं 30 mg होते हैं। कितने होते हैं, 30 mg होते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि 100 ग्राम में कितने होते हैं। ठीक है, तो ये हमको 100 ग्राम के अनुसार से चलना है। यहाँ 100 ग्राम नहीं लिखा गया है, ऐसे नहीं, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये क्वेश्चन में ही नहीं रहता है। कहीं कहीं 100 ग्राम दे देता है, कहीं कहीं 100 ग्राम नहीं देता है। तो अगर आपसे ये भी पूछा कि 100 ग्राम रक्त में, या 100 ग्राम नहीं कह के आपसे कह रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिन की समानता मात्रा कितनी होती है, तो मिला जुला के 100 बोल रहा है, ऊपर आपको दिख नहीं रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30 mg। अगला क्वेश्चन है, देखिए आज रंग बिरंगा पीडीएफ है, मजा आएगा पढ़ने में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यानी कि वृक्क कौन तंत्र के भाग होते हैं। हम लोग के शरीर में कई प्रकार के तंत्र होते हैं, जिसे प्रजनन तंत्र होते हैं, श्वसन तंत्र होते हैं, परिवहन तंत्र होते हैं, परिसंचरण तंत्र होते हैं। तो आपसे पूछा है कि सब तंत्र में ये जो वृक्क है ये कौन तंत्र का हिस्सा है। आपको बताना है कि वृक्क किस तंत्र का हिस्सा है। तो याद रखना है, वृक्क के काम होता है ब्लड में से जितना अवशिष्ट पदार्थ है उसको छानने का काम करता है, और छाने होने वाला काम आता है उत्सर्जन में। तो याद रखना है, वृक्क किससे संबंधित हो जाएगा, तो उत्सर्जी से। किससे हो जाएगा, उत्सर्जन से संबंधित हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, टोटल 20% होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के वायवीय भाग में जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो याद रखना, विसरण, जल आए, कार्बन डाइऑक्साइड जाए, ऑक्सीजन जाए, इस आप पौधा में आने जाने वाला जो काम है उस सब कौची कहलाता है बालक, तो विसरल कहलाता है। क्या कहलाएगा, विसरल। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाता है, सी। अगला होता है, पौधे की वायवीय भाग में, सेम क्वेश्चन है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी हो चुका है। तो मैग्नीशियम बताइए, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाएगा, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। यानी कि धरती पर जितने जीव हैं उसके लिए इनमें से कौन से क्रिया अनिवार्य है। तो सबसे पहला बताओ, हम लोग भी तो धरती पर आते हैं, जीव हैं, तो बताओ हम लोग में प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं होगा, काम खत्म। पहला ऑप्शन कट गया। हम लोग में बाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि जब धूप लगे तो शरीर से जो जल है बाष्प बन के बाहर निकल जाए, नहीं होता, ये पौधा में होता है, ये कट जाएगा। लेकिन श्वसन
अब नीचे पता नहीं कौन सा ऑप्शन है, लेकिन इस चारों में श्वसन हमको ऐसा दिख रहा है जो किस चीज का काम अनिवार्य होता है, तो श्वसन हर जीव में होता है। वो या तो जंतु रहे या तो पेड़ पौधा रहे, किसी भी प्रकार के जीव को जिंदा रहने के लिए प्राइमरी चीज कोई है तो वह है श्वसन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला चलते हैं, मानव के हृदय में पाए जाते हैं, यानी कि कितने कोष्ठक पाए जाते हैं यह पूछ रहा है। तो यह बहुत बच्चा वाला सवाल है, ठीक है। अगर इस वन भी छोटा छोटा सवाल आपसे नहीं बनता है तो आप लोग किताब कॉपी फाड़ के ठंडा में आग ताप लीजिए। दिन भर इंस्टाग्राम चलावे से कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत किताब उताब उठा लीजिए, ठीक है। सबसे बढ़िया स्टूडेंट किसको माना जाता है, उसको बोलते हैं जो टीचर से ज़्यादा बुक पढ़ने का काम करता हो। टीचर एक साधन है जो आपको पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा मन लगाते हैं, पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी बुक ज़्यादा पढ़ता है वो सबसे टॉप लेवल का विद्यार्थी होता है। तो इस वन क्वेश्चन के लिए छोटा सा बच्चा 2-3 महीना का बच्चा इसको रगड़ के चल जाएगा, लेकिन अभी भी बिहार बोर्ड के बिहार में बहुत ऐसा बच्चा है जो एकरा से पूछ दे तो नाक से नेटा निकाल देगा, नहीं आता है सर। याद रखना है कौन वाला ऑप्शन सही होगा, तो हम लोग का सी सही हो जाएगा, 4 गो होता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 60वां। हम लोग इस चैप्टर से 100, 150, 200 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग जब तक डिमांड करेंगे तब तक आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, अब पूरा फुल वीडियो देखें। क्या है कि अगर आप थोड़ा सा मन लगाने के लिए देखते हैं तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप पूरा शुरू से वीडियो चालू कीजिए, अब वीडियो को एकदम अंत तक ले जाइए। अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की बात होता है तो आप लोग मैसेज कमेंट में बिंदास लिख सकते हैं। अच्छा लगे तो अच्छा लिखिए, बुरा लगे तो बुरा लिखिए, लेकिन कुछ ना कुछ लिख दीजिए। पढ़ के चुपचाप चल नहीं जाइए बेताल की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो जब प्रकाश संश्लेषण में हम लोग पढ़े हैं, देखिए प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, इस साइड बनता है ग्लूकोज C6H12O6, तो ये हो गया उत्पाद। इधर जो ऑक्सीजन बनता है वो हो गया उप उत्पाद। क्या हो गया, उप उत्पाद। अब बनना क्या कहलाता है, उत्पाद। तो याद रखना है यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लूकोज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 61, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। देखिए कोशिका झिल्ली जो हम लोग के शरीर में होता है या किसी भी जीव में हो जाए, पौधा में भी होता है, कोशिका झिल्ली को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं चयनात्मक झिल्ली। कौन सा झिल्ली बोलते हैं, चयनात्मक झिल्ली। और चयनात्मक के अर्थ होता है चयन करना कि हमको कौन सा चीज अंदर भेजना है, हमको कौन सा चीज शरीर अंदर से बाहर भेजना है। इस चयन करने का जो काम करता है उसी को चयनात्मक कहते हैं। और इस कोशिका में ये काम कौन करता है, तो कोशिका में ये काम सौंप दिया गया है झिल्ली पर कि कोशिका के अंदर किस चीज का आगमन होना चाहिए और कोशिका से अंदर किस चीज जाना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि घर में अगर आपकी मम्मी झाड़ू लगाती है तो कौन कचरा बाहर बिक देना चाहिए। झाड़ू लगाते लगाते बीच में कुछ पैसा गिरल मिल जाए तो ऐसा थोड़ी है कि झाड़ू लगा के बाहर बिक देगी, नहीं बिकेगी, उसको बढ़िया से पोंछ उछ के लुका लेगी, बाद में काम आएगा। उसी प्रकार से हम लोग के ब्लड के द्वारा बढ़िया चीज भी कोशिका तक जाता है और ब्लड के द्वारा खराब चीज भी कोशिका के पास जाता है। तो ये काम किसका होता है, कोशिका झिल्ली का, कि किसको अंदर आने दें किसको नहीं है। तो पूरे तरीके से सब चीज को अंदर नहीं आने देता है, आधा को अंदर आने देता है, बढ़िया बढ़िया को आधा को जाने देता है। तो आधा आधा मिला के हो जाएगा अर्धपारगम। क्या हो जाएगा, अर्धपारगम। अगला चलते हैं, दही के जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं।
चलिए बालक, याद रखना है दही का जमना क्या कहलाता है। तो याद रख, हम लोग सोचेंगे कि एगो पढ़े थे क्लास में किन्बन, क्या पढ़े थे? किन्बन। किन्बन के काम कुछ था, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में, या ऐसे बोलेंगे कि एंजाइम या बैक्टीरिया के द्वारा या ईस्ट के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थ जब जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदलता है तो उसी को किण्वन बोलते हैं। और सेम काम दूध से दही में होता है। दूध से दही में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि दूध क्या है? जटिल। दूध क्या है? जटिल। दूध क्या है बालक? जटिल। दूध है जटिल पदार्थ और दही क्या हो जाता है? सरल पदार्थ। दही क्या हो जाता है? सरल पदार्थ। अगर कोई भी चीज जटिल से सरल हो गया, कोई भी चीज कोई से कुछ हो गया, जटिल से सरल हो गया, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं किण्वन। इस प्रक्रिया में दूध से दही में, यहां गलती से लिखा, तो उसको बोलेंगे सरल। ये कुछ हो जाएगा जटिल दूध। दूध कुछ हो जाएगा, यहां का हो जाएगा दही। तो याद रखना, दूध से दही बनने के लिए इसमें बैक्टीरिया डालते हैं, जो हम लोग जोड़न डालते हैं, जोड़न नहीं बैक्टीरिया डालते हैं। तो याद रखना, इसमें बैक्टीरिया का उपयोग कर दिए हैं, तो बैक्टीरिया का उपयोग करना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उपापचय क्रियाओं के द्वारा, जीव की होगा, जीव की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक होता है? पूछा है कि किसी भी चीज के जीवन के संचालन के लिए, यानी कोई भी जीव को जिंदा रहने के लिए या उसके जीवन को संचालित करने के लिए इस चारों में कौन सा चीज जरूरी है? जिसे मान लिया जाए कि इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, तो बताइए, उसको निरंतर ऊर्जा चाहिए। ऐसे नहीं होता है कि कोई भी बालक को भर पेट एक दिन बैठा के नरेटी तक ठुसा दिए और 1 महीना तक उसको भूखे रख ले हैं, तो बचेगा? वो निपट जाएगा तुरंत। तो याद रखना, निपटाना नहीं है तो चारों ऑप्शन ध्यान से सुनना है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि उसको निरंतर क्या चाहिए? ऊर्जा। ठीक है। फिर चौथा बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि शरीर के वृद्धि, शरीर में भी उसका विकास होना चाहिए। हम लोग के शरीर में बहुत ऐसा ग्रंथि है, जब शरीर डेवलप करेगा तब वो ग्रंथि डेवलप करेगा। अगर शरीर डेवलप नहीं किया, ग्रंथि डेवलप नहीं करेगा, फिर वो निपट जाएगा। तो यानी कि शरीर का भी विकास होना चाहिए। ज़्यादा नहीं हो, थोड़ा भी हो, लेकिन होना जरूरी है। टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत, मान लिया जाए कोई आदमी के एक्सीडेंट हो जाए और कुछ कोशिका टूट जाए, लेकिन जब उसका मरम्मत नहीं होगा तो वो जब मर जाएगा। तो जिंदा रहने के लिए ये भी जरूरी है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से सभी, तो हम किसको मानेंगे? इनमें से सभी को सही मानेंगे। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 64 क्वेश्चन की ओर। मानव में डायलिसिस थैली है। तो याद रखना, डायलिसिस मतलब होता है कि अवशिष्ट पदार्थ को कृत्रिम तरीके से बाहर निकालना। ठीक है। और ऐसे पूछ रहा है कि थैली, तो याद रखना ये होता है वृक्क। जहां डायलिसिस बोले तो हमको समझना है कि ये वृक्क के नाम ले रहा है, और वृक्क के मतलब कि न्यूरॉन नहीं होगा, ये ब्रेन में होता है, ये कोशिका में होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो बच गया कौन? नेफ्रॉन। कभी कभी हमको थोड़ा बहुत इधर उधर से कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। जैसे यही क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है, तो इसमें डायलिसिस से संबंधित क्या रहेगा? ऑप्शन में देखेंगे, डायलिसिस के मतलब होता है किडनी, वृक्क। अब वृक्क से संबंधित कौन हो गया? नेफ्रॉन। बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो हमको क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य मतलब होता है मछली, या जो पानी में रहने वाला जीव होता है उसको भी मत्स्य कह सकते हैं। ऐसे मत्स्य के मेन मतलब ही होता है मछली। तो आपसे पूछा है कि मछली में किस अंग से श्वसन की क्रिया कराया जाता है? तो मछली में किससे श्वसन की क्रिया होता है? गिल्स से कराया जाता है। किससे कराया जाता है? गिल्स से। आपसे पूछता कि मानव में किससे कराया जाता है? तो मानव में किससे कराया जाता है? फेफड़ा से। आपसे पूछ दे कि बताओ बालक, कीट में
आपसे क्या पूछ दे, कीट में किससे होता है, तो कीट में होता है ट्रैकिया से। किससे होता है, ट्रैकिया से। किससे होगा बालक, तो ट्रैकिया से होगा। आपसे पूछ देगा कि ये बताइए सांप में किससे होता है, तो फेफड़ा से होता है। ठीक है, यानी कि जितना रेंगने वाला जीव आपको दिखता है उस सब में फेफड़ा से होता है। आदमी में अच्छा मच्छर से पूछेगा, मच्छर जितना कीट धरती पर दिख जाए, बताएंगे कीट जितना, मच्छर को चाहिए कीट है, आपसे पूछेगा कि मच्छर में तो क्या हो जाता है, ट्रैकिया द्वारा श्वसन की क्रिया होता है। चलिए आगे, इसमें श्वसन, इसमें क्या हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा। मत्स्य मतलब मछली, और मछली को जी सांस लेता है गिल्स से। 66। आई आज के लिए आपको अंतिम क्वेश्चन करते हैं, चलिए 70 तक लेकर चलते हैं। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रकार के होता है, चलिए हम क्या बताएं कि पौधा में कोई भी चीज एंट्री ले या बाहर निकले तो आपको एकदम बिंदास हो के किसको मारना है, तो विसरल मारना। चलिए बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, क्लोरोफिल वर्णक होता है। अच्छा आपसे अगर ऐसे नहीं पूछ दे, आपसे उल्टा पूछ देता कि पौधों में पत्तियों के रंग हरा काहे होता है, तो पौधों में जो पत्ती का रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। तो अब वही तो पूछ दिया है कि क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, हरा। तो आपसे एक क्वेश्चन दो तरीका से पूछेगा कि पौधों में पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। आपसे पूछेगा कि बताओ क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। कवक में पोषण कौन सी विधि से होती है, जो कवक, याद रखना कवक बोले या बैक्टीरिया बोले, तो कवक और बैक्टीरिया क्या करता है कि जब तक कोई जीव नहीं मरे तब तक उसको नहीं खाता है। हम लोग आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखें कि बकरी मैदान में चल रहा हो और उसको ढेर मानी कवक बैक्टीरिया आया और खा के चल गया, नहीं जाता। जब तक मरेगा नहीं तब तक कवक बैक्टीरिया उसके पास नहीं आएगा, और जो मरे हुए जीव को खाता है उसको बोलते हैं मृतजीवी। तो कवक कौन सा पोषण करेगा, तो कवक मृतजीवी पोषण करेगा। अगला चलते हैं 69, रेजिन एवं गोंद कहाँ से निकलता है, तो याद रखना पुराने जाइलम में ऑप्शन नीचे डी हो जाएगा, जो दिख नहीं रहा है तो इसको क्वेश्चन को छोड़ ही दे, इसका इसे आप लिख सकते हैं पुराने जाइलम। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। फिर अगला पार्ट में हम 30 क्वेश्चन का सेशन और करेंगे। हम वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, हर विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कर देंगे, और हमेशा कमेंट करेंगे। अगर अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट करें, बुरा लगता हो तो बुरा भी कमेंट कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। चलिए आगे है, शरीर में भोजन के पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो इस वन कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम लोग कितनों समझ लेंगे तो बिना ट्रिक के याद नहीं होता है, बार बार भूला जाते हैं। अब बार बार दुए को चीज में होता है, एक होता है उपचयन और एक होता है अपचयन। ये दोनों तो आदमी बिंदास काट के बिक देगा, नहीं होने वाला है दूगो में। तो हम कैसे याद रखेंगे कि जब कोई बालक को भोजन खिलाते हैं तो कहता है कि आ लाओ आ करता है, तो क्या हो जाएगा, अपचन। क्या हो जाएगा, अपचय। क्या हो जाएगा, अपचन, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हम लोग आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगला दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।